नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। आज रविवार है और रविवार को आपके लिए हम खास अलग अलग खबरें लेकर आते हैं। ऐसी खबरें जो सीधी सीधी आपसे जुड़ी हो और जो सीधी सीधी आपको फायदा पहुंचाए। आज भी कुछ ऐसी ही बात होने वाली है और मेहमान भी मैंने स्टूडियो में मेरे साथ जोड़ लिए हैं, उनसे भी आपको मिलवाऊंगी। फिलहाल 26 जून से 2 जुलाई आज आखिरी दिन है। नेशनल इलेक्ट्रिकल सेफ्टी वीक मनाया गया। इस वीक में क्या होता है, किस तरह से हम इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रख सकते हैं, किस तरह हम फायर सेफ्टी रख सकते हैं, ये सारे मुद्दों पर आज बात होने वाली है। क्योंकि छोटी या बड़ी आग जब लगती है बहुत बड़ा नुकसान होता है, जान माल का नुकसान कई बार दुर्घटनाओं के चलते होता है और ऐसे में कैसे सुरक्षा रखी जाए उस पर आज बात होगी। और मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं फायर सेफ्टी एक्सपर्ट दिलीप पटेल सर। सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। नेशनल इलेक्ट्रिकल सेफ्टी वीक हमने बनाया, आज आखिरी दिन है। क्या जरूरत होती है इस वीक को मनाने की और क्या अवेयरनेस फैलाई जाती है इस वीक के ऊपर? ये जो वीक है ये भारत का जो बंधारण है उसके साथ जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल सिटी का जो एक्ट बना है वो एक्ट का फर्स्ट डे यानी 26 जून था। तो इसी सिलसिले में ये अपना वीक घोषित किया गया है कि उसको हम हमेशा 26 से इंक्लूडिंग 26 डे भी कर सकते हैं, वीक भी कर सकते हैं और मंथ भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। वैसा CEA सेंट्रल इलेक्ट्रिकल अथॉरिटी ने जो उसकी कमिटी बनाई है सेफ्टी के ऊपर, उन्होंने रिकमेंडेशन किया और उसकी वजह से ये चल रहा है। तो और ये पूरा जो वीक होता है क्या अवेयरनेस फैलाई जाती है देश दुनिया में? देश दुनिया में इसके अवेयरनेस ये फैलाना चाहते हैं ये माध्यम से कि इलेक्ट्रिकल जो है इसके बारे में सबको जानकारी है, लेकिन उसको यूज़ कैसे करना है, किस तरह से हम सेफ रहे हैं, हमारे मकान को सेफ कर सके और बच्चों को किस तरह से सेफ कर सके, इसकी एक छोटी सी अवेयरनेस मकान कोई भी हो, इंडस्ट्रियल हो, रेसिडेंशियल हो, एजुकेशनल हो या हॉस्पिटल्स हो, उस सभी में इलेक्ट्रिसिटी आजकल हर एक के बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। बिल्कुल। अगर आपको ये मैसेज मिलता है कि आपके इलाके में इस तारीख को 2 घंटे के लिए लाइट जाने वाली, तो आप हिल जाते हैं। आप अपना फ़ोन चार्ज कर लेते हैं, आप अपना रूटीन काम कर लेते हैं, पानी भरना है, कुछ अगर आपको मिक्सी चलानी है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी हुई है, बहुत बेसिक। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो हम शायद नहाना जाना भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी से यूज टू हो गए हैं। लेकिन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता है। हमारे घर में जगह जगह प्लग लगे हुए हैं जिसका हम धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी वही इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंसेस है, इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी जो लापरवाही हम करते हैं, वो हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकती है। ये आज बात करने की कोशिश हो रही है। सर थोड़ा सा और विस्तार से बताइए, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी कैसे रखी जाए घर में, क्योंकि बहुत इलेक्ट्रिसिटी से बच तो नहीं सकते, उसके साथ ही हम जी रहे हैं कंप्लीटली, और जीना ही पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग जॉब है और उसके साथ साथ जितने भी काम करने वाले कारीगर हैं उसके भी नॉर्म्स बनाए गए हैं कि वही लोग सिर्फ उसको मरम्मत कर सकें। इसके लिए ओसाज और नेशनल फायर प्रोटेक्शन सेफ्टी NFPA जो बोलते हैं, वो दोनों के अंदर बहुत गहराई से बताया गया है कि किस तरह से काम करना चाहिए और कौन आदमी ही कर सकता है। एक्सपर्ट की जरूरत होती है। एक्सपर्ट की जरूरत। और यहाँ पे जो उसको हम बोलेंगे प्रोफेशनल पर्सन, तो वो सर्टिफाइड पर्सन होना जरूरी है। सिर्फ डिग्रियां कॉलेज से लेने से, डिप्लोमा या डिग्री लेने से वो सर्टिफाइड नहीं है। ये यूनिवर्सिटी सर्टिफाई करता है कि उन्होंने ये टाइम ड्यूरेशन में हमने उसने पढ़ा है। लेकिन सर हमारे यहाँ जो ज़्यादातर इलेक्ट्रिशियन आते हैं वो पढ़े हुए तो होते नहीं हैं। हाँ, नहीं, उसमें नहीं पढ़े होते हैं। उन लोगों को भी एक सुझाव करना चाहूँगा आज कि जो नहीं पढ़े वो उसका
शॉर्ट टर्म कोर्स आता है जी। और वही शॉर्ट टर्म कोर्स करके ही वो उसका काम करे, और वो शॉर्ट टर्म कोर्स ख़त्म होने के बाद गवर्नमेंट की लाइसेंसिंग बोर्ड की, इलेक्ट्रिकल लाइसेंसिंग बोर्ड की जो अथॉरिटी है, वहाँ से उनको एग्ज़ाम देने के पास ही वो काम कर सकते हैं। और हमें भी एक आम आदमी को भी जानना चाहिए कि जब इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं तो उसके पास एटलीस्ट ये सर्टिफिकेट है कि नहीं। बिल्कुल, मतलब हम अक्सर यहाँ बैठकर बात करते हैं कि जब भी कोई बीमारी हो एक्सपर्ट के पास जाइए, एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि अगर आप एक्सपर्ट डॉक्टर पास नहीं जाएंगे तो वो आपको ज़्यादा बीमार करेगा। कुछ ऐसा यहाँ भी है कि किसी भी इलेक्ट्रिशियन को हम बुला लेते हैं, लेकिन वो हो सकता है आपके लिए सुरक्षित ना हो, आपके लिए आने वाले भविष्य में कोई दुर्घटना को आप खुद न्योता दे रहे हो। ऐसे में एक्सपर्ट इलेक्ट्रिशियन को बुलाइए, ये कह रहे हैं दिलीप सर। चलिए थोड़ी सी और आगे मैं बढ़ती हूँ सर। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, चलिए इलेक्ट्रिशियन की बात तो है ही, लेकिन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज़ करने में हम क्या सावधानियाँ रख सकते हैं घर में? घर में जो भी इक्विपमेंट्स हैं, वो सबसे पहले तो आजकल जो आर्किटेक्चर इंटीरियर डिज़ाइन से जुड़ी हुई बात है उसमें मैं जाऊंगा जी। पहले के ज़माने में आपने देखा होगा, जब ब्रिटिश राज के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम बन रहा था, उसमें कहीं रूल्स फॉलो होते थे। जो प्लग्स होते हैं इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए, जो टेम्पररी कनेक्शन करते हैं, वो प्लग की हाइट ग्राउंड लेवल से कम 1 मीटर दूर होनी चाहिए। अच्छा। जिससे छोटा बच्चा घर में घूम रहा है वो गलती से उसके होल के अंदर उंगली न डाल दे। यस, यस। वो सबसे बड़ी। और आजकल आप देख रहे हैं कि जहाँ तो बेड के पास बिल्कुल नजदीक में रहते हैं, होता है हमें। हाँ, तो ये सुविधा के साथ साथ आप सुविधा खड़ी नहीं कर रहे हैं, आप उसके साथ साथ एक दुर्घटना को आमंत्रण दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो इस तरीके की इसका हम बहुत लग्जरी में अब जीना चाहते हैं। एक ही पंखा 4 जगह से चालू होना चाहिए, जहाँ जहाँ से हम गुजरे वहाँ वहाँ हमें स्विच बोर्ड चाहिए, जहाँ जहाँ हम बैठे हैं सोफा में या बेड पर, कुर्सियों में हमें हर जगह चार्जर पॉइंट चाहिए। लेकिन ये कहीं ना कहीं नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। और इसके अंदर जो 3 पॉइंट अभी यहाँ अपने इंडिया में चल रहा है सिस्टम, यानी 3 छेद होते हैं जी। वो छेद में सबसे पहला एक लाइव वायर का पॉइंट होता है, दूसरा न्यूट्रल का होता है, और तीसरा जो बड़ा वाला होता है वो अर्थिंग के लिए है। सबको पता है कि ये बड़ा वाला होल यानी बड़ा वाला छेद जो टर्मिनल है वो अर्थिंग के लिए है जी। लेकिन वो बड़ा क्यों रखा, और उसकी पिन भी आप देखें तो वो पिन भी लंबी होगी, दूसरी 2 पिन छोटी होगी। तो वो लंबी रखने का भी रीज़न है और उसको बड़ी साइज बनाने का भी रीज़न है जी। तो लंबी साइज इसलिए है कि जैसे आप प्लग के अंदर वो पिन डाल रहे हैं तो सबसे पहले लंबा होने के नाते वो पहले होल में जाएगा, और जब आप प्रेस करेंगे तो उसके बाद में वो दोनों छोटी पिन अंदर कनेक्शन होने वाली है जी। तो आपका जो भी इक्विपमेंट है वो अर्थिंग से पहले जुड़ेगा, उसके बाद ही आपका जो हम फेज वायर और न्यूट्रल वायर कनेक्ट करते हैं जी। तो इलेक्ट्रिकली कुछ किसी को नुकसान ना हो इसलिए अर्थिंग फर्स्ट लग जाता है। इफ योर अर्थिंग इज प्रॉपर, अर्थिंग प्रॉपर नहीं है तो उसकी कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल। तो आजकल कई जगह अर्थिंग प्रॉपर नहीं भी होता है। वो इसीलिए इलेक्ट्रिकल शॉक का जो परिणाम आता है वो वही होता है जी। और कहीं लोगों को तो पता भी नहीं है, जो मेरे इंजीनियर मित्रों भी हैं उनको भी पता नहीं है कि इलेक्ट्रिकल की कितनी मात्रा अपनी बॉडी में से जाएगी तो हमको फैटल एक्सीडेंट्स हो सकता है। अच्छा। तो ये भी है, दुर्घटना का डर पल पल बना हुआ है, कहीं ना कहीं जान से खिलवाड़ है, लेकिन सावधानियों के साथ अगर काम किया जाए तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी भी है। बिल्कुल सही बात है। सर और थोड़ी सी जानकारी दीजिए कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो होते हैं उनसे होने वाली दुर्घटनाओं का क्या प्रमाण है? इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंसेस है
वो प्रॉपरली अर्थ होना चाहिए। वो अर्थ नहीं होने से वजह से या फिर घर के अंदर उसकी सेफ्टी पॉइंट में पहले फ्यूज़ हम यूज़ करते थे, आजकल एमसीबी यूज़ हो रहा है। अच्छा। लेकिन एमसीबी के बाद भी अभी एक नया आया है आरआरसीबी। तो मैं सबको रेकमेंड करता हूँ सबसे पहले आपके घर में आरआरसीबी लगाइए जी। क्योंकि वो ऐसा इक्विपमेंट है कि जो थोड़ा सा भी ओवर करंट या लीकेज करंट होगा तो वो पूरी सिस्टम को ट्रिप कर देगी। यानी पहले तो आप सेफ हो जाएंगे। अच्छा। उसके बाद इक्विपमेंट तो सेफ होगा ही, लेकिन आप पहले मैं आरआरसीबी क्या होता है? कोई सिस्टम होता है कोई नहीं, वो जिस तरह से हाँ जिस तरह से अपनी एमसीबी आती है भी सेम टाइप दिखने में आएगी, लेकिन वो उसका फंक्शन करने का अलग सिस्टम है। जी जी जी। वो करंट रेसिडुअल करंट सिस्टम पे ऑपरेट होती है और उसका फास्ट रिकवरी है। जी। तो नेशनल इलेक्ट्रिकल सेफ्टी वीक जब मनाया जा रहा है तो इसी तरीके की बातें हो रही हैं कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी कैसे मेंटेन की जाए। सर ने हाल ही में एक किताब भी लिखी है जिसमें उन्होंने फायर सुरक्षा पर काफ़ी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारियां दी है। मैं संक्षिप्त में वो भी ज़रूर पूछना चाहूँगी। सर, फायर सेफ्टी पर भी आपने एक किताब लिखी है। फायर सेफ्टी, एक बेसिक फायर सेफ्टी के लिए हम क्या कर सकते हैं? बेसिक फायर सेफ्टी जो है इसके अंदर 3 चीज़ मेन है। एक ऑक्सीजन जी, जो हवा में से हमको फ्री में मिलता है, हर जगह होता है। दूसरी टेम्परेचर, वो कहीं ना कहीं से हमको टेम्परेचर जो मिल जाए तो जो भी जलने वाली तीसरी चीज़ है पदार्थ, वो वायु भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है जी। और मैं सभी को ये आज के दिन पर यह भी समझाना चाहूँगा कि कोई भी सॉलिड चीज़ डायरेक्ट नहीं जलती है। आप लकड़ी को भी ले लो, वो डायरेक्ट नहीं जलेगी। लकड़ी को जलाने के लिए उसको हमको टेम्परेचर देना पड़ता है। टेम्परेचर देने के बाद वो उसके ज्वलन शक्ति पे आएगी, तभी वो ज्वलन स्टार्ट करता है जी। वो भी मैंने जो 2 अगले पहलू बताए हैं, एक ऑक्सीजन और दूसरा टेम्परेचर, जी। ये दोनों के साथ जब वो ज्वलनशील पदार्थ जो भी है वो मिक्स होगा और उसका चेन रिएक्शन बनेगा, तभी ये आग जलने का शुरू होता है, उसके बाद नहीं। जी। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आग जब तक कंट्रोल में है तब तक उसको हम आग नहीं बोलते हैं। जिस तरह से हम गैस चलाते हैं घर में स्टोव खाने के लिए, तो वो हमारे कंट्रोल में है तब तक उसको हम फायर नहीं बोलते हैं, लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल होता है तब हम फायर बोलते हैं। बिल्कुल। जी, बड़ी बात है कि आग तो हम जलाते हैं, हाथ सेकने के लिए अंगीठियाँ भी जलती थी पहले के ज़माने में तो, लेकिन वो कंट्रोल में होती थी। जब अंडर कंट्रोल ना हो तब वो फायर बन जाती है। सर, बेसिक फायर सेफ्टी अगर हो, किस तरह से, अगर कोई आग लग जाए छोटी मोटी, किस तरह एक आम आदमी बच सकता है? हर एक घर के अंदर, और आजकल मैंने अपने गुजरात सरकार को भी रेकमेंड किया है कि स्टैंडर्ड 8 से फायर सेफ्टी का एक छोटा सा चैप्टर स्टार्ट करें। बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है और आगे उनकी कार्यवाही भी चल रही है। इसके लिए गुजरात सरकार को भी अभी आपके माध्यम से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और ये जो बात है, ये जो अपने बच्चों को पहले ध्यान में आएगा तो वही यूथ हमारा फ्यूचर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए आजकल बच्चे से बाप माता सीखते हैं, पेरेंट्स सीखते हैं। राइट, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो ये एक माध्यम होगा। हम पेरेंट्स को डायरेक्ट नहीं समझा सकते हैं। कोई काम काटा ना चढ़े, गुजराती में या તો પણ જે નાનો યુથ છે એ આપણને સારી રીતે સમજાવી શકે છે અને એ જે आगे बढ़ेंगे तो ये फायर सेफ्टी के लिए जो
कौन सी चीज़ चाहिए बेसिकली फायर को बुझाने के लिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है जी। जो आपने बताया है। तो मैं इसमें 3 चीज़ आती है। एक सबसे अच्छा तरीका है पानी, जी। क्योंकि पानी का जो हीट होने का या हीट लेने की जो क्षमता है सबसे ज़्यादा है। अच्छा जी। तो इसीलिए कोई भी जहाँ पे आग लगती है तो आप पानी यूज़ कर सकते हैं। जी, कभी कभी ऐसा भी लेकिन होता है कि आपको पानी से आग ज्यादा फैलती है। हाँ, मैं वही बात ही बोल रहा था। जी जी। अच्छी बात है। तो ये आपको नॉलेज होनी चाहिए कि पानी कहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ, जी। कहाँ पे नहीं। तो इसलिए दूसरा आता है, वो क्लास A B C करके 3 डिफरेंट बनाए हैं। जो क्लास A है वहाँ जो सॉलिड जल रहा है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। जी। क्लास B है वो जहाँ पे अपना लिक्विडिज्म है वहाँ पे यूज़ करते हैं, और क्लास C है वो उसका कैटेगरी अलग है। जी। तो ये तीनों कैटेगरी के हिसाब से हमको बेसिक नॉलेज पहले तो हमको मिलना चाहिए और हमको भी जानना ज़रूरी है। तो ये किताब के अंदर मैंने ये दिया है कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर्स होते हैं। जी। बहुत बड़ी बात है कि हमें बच्चों को एजुकेट करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं। मुझे बहुत अच्छे से एग्जाम्पल याद है, जब स्वच्छता अभियान चला जा रहा था तब छोटे छोटे बच्चे, मेरा खुद का बेटा कचरा नहीं डालने देता था कि नहीं कैरी बैग कैरी करो और उसमें कचरा डालो, तो वो अब आदत बन गई है। तो बच्चे सिखाते हैं, समाज को सिखाते हैं, माँ बाप को सिखाते हैं, दादा दादी को सिखाते हैं। तो बहुत अच्छा आइडिया है कि हम बच्चों को सिखाएं कि बेसिक फायर सेफ्टी कैसे रखी जाए, क्योंकि आखिरकार सबसे ज़्यादा खतरा बच्चों को ही होता है, क्योंकि बच्चे थोड़े ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना पसंद करते हैं। तो हो सकता है कि वो दुर्घटना का शिकार बने। ऐसे में बच्चों को सिखाना चाहिए। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। और इसलिए कई स्कूलों में मैं जो भी स्कूल के ऑर्गेनाइजर चाहते हैं तो स्कूलों में मैं फ्री में ये सिखाने के लिए जाता हूँ। जी सर, कई जगह हम फायर एक्सटिंग्विशर भी लगाते हैं, लेकिन कई बार वो अपडेटेड भी नहीं होते हैं। हाँ, ये दूसरी बात है। पहले तो ये ABC जी ये जानना जरूरी था, और ABC टाइप का बॉटल कौन सा कहाँ हम फायर एक्सटिंग्विशर यूज करें जी। वो जानने के बाद ही आप यूज कर सकेंगे। जी। कहीं केमिकल्स ऐसे हैं कि जो केमिकल पर जो आपने बताया कि पानी डालने से आग जलती है ज़्यादा, तो वो केमिकल पर हम कभी पानी नहीं डाल सकते हैं। आपने कहीं ट्रैफिक में देखा होगा, कहीं बड़े बड़े टैंकर के पीछे एक हेक्सागोनल बनाया हुआ होता है, उसके अंदर 4 अलग से 4 भुजाएं होती है और उसके अंदर अलग से लिखा होता है। तो वो हर एक टैंकर के पीछे रहता है। वो इसीलिए रहता है कि किसी को भी जनरल पब्लिक और फायरमैन को पता चल जाए कि यहाँ पे कौन सा केमिकल जा रहा है जी। और वही केमिकल के ऊपर कौन सा हम यूज़ करें, फॉर्म यूज़ करना है, वाटर यूज़ करना है या कोई गैसियस मटेरियल यूज़ करना है, वो हम कर सकते हैं जी। और वही थिंग्स अपने नॉर्मल रेसिडेंशियल एरिया हो या हॉस्पिटल हो या उसके अंदर यूज़ करना चाहिए। फायर सुरक्षा पर बहुत बड़ी लापरवाही हम अक्सर बरतते हैं। हम घर में छोटे लेवल पर बरतते हैं, और इंडस्ट्री है या हॉस्पिटल हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स है, मॉल है, वहाँ भी अब फायर सेफ्टी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कई जगह फायर सेफ्टी के सुचारू साधन उपलब्ध हैं, सुविधा की गई है कि अगर आग लग जाती है तो कैसे नीचे उतरा जाए, इस तरीके की, लेकिन कई जगह नहीं भी हैं। सर, जो लापरवाही बरती जाती है वो कितनी वजह बनती हैं बड़े एक्सीडेंट को क्रिएट करने में? आपने 2 साल के पहले सूरत में एक हादसा हुआ, तक्षशिला बिल्डिंग में जो कोचिंग क्लास चल रहे थे। वो हादसा एक आप जो बोल रहे हैं उसका एक सबसे बड़ा नमूना है जी। वैसा ही एक नमूना अभी लास्ट वीक में दिल्ली में हुआ। दिल्ली में वो भी इतना ही बड़ा था, लेकिन वहाँ पे एक रोप मिल गया तो बच्चों को ट्रेनिंग था, बच्चों को ट्रेनिंग था, इसलिए रोप पकड़ के नीचे आ गए। सही तो है। ट्रेनिंग इज मस्ट। और हर एक के जो बिल्डिंग्स है, अपार्टमेंट है, क्लासेस हैं या कोई भी है बिल्डिंग्स, तो वो NBC के हिसाब से जो 9 प्रकार के बिल्डिंग है उसमें से कोई भी बिल्डिंग है उसमें आप
अंदर जा रहे हैं तो लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उसमें इन केस ऑफ इमरजेंसी में कहाँ से बाहर निकलूं। बिल्कुल। और वहाँ पे उसका मैप लिखा होना चाहिए। तो वो देख के जानने के बाद ही आज मैं कहीं मॉल में भी जाता हूँ तो पहले मेरे बच्चों को भी बताता हूँ, ग्रांट्स को भी बताता हूँ कि देखो बच्चा ये लिखा हुआ है, ये सिंबल है, इन केस ऑफ इमरजेंसी ये जहाँ पे एरो जा रहा है उस तरह से हम डायरेक्ट बाहर की ओर निकल सकते हैं। जी, कई बार हम देखते हैं लेकिन वो समझ ही नहीं पाते क्योंकि हमें उसका पता ही नहीं है, लिखा है होगा कुछ। हाँ। तो उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं और जब इमरजेंसी आती है और तो जैसे भी मॉल है तो वहाँ पे एक सिक्योरिटी ऑफिसर रहता है जी। लेकिन उसको भी ज्ञान होना चाहिए कि जो भी अंदर आ रहा है मॉल के अंदर उसको एक छोटी सी ट्रेनिंग दे जी। कि इन केस ऑफ इमरजेंसी हम कहाँ से बाहर निकलेंगे। आप कोई प्लेन में जा रहा है तो प्लेन स्टार्ट जैसे हो रहा है उसके पहले आपको पता है कि तीन लोग खड़े रहते हैं 3 डिस्टेंस पर और वो पूरा सिस्टम बताते हैं कि किस तरह से हमको बैठना है, किस तरह से आपको पेटी बांधना है, किस तरह से इन केस ऑफ इमरजेंसी ऑक्सीजन हील करना है और कैसे आपको इन केस ऑफ इन वाटर हाउ टू गो आउटसाइड। तो ये बताते हैं। वही ट्रेनिंग छोटी सी 2 मिनट या 3 मिनट की मॉल या थिएटर्स जो भी है उसके अंदर ये बताना जरूरी है और वो जानेंगे तो वही सिस्टम उसके फ्लैट में बिल्डिंग में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मॉल के अंदर या कोई भी थिएटर है और अपना बड़ा बिल्डिंग है वहाँ पे जो पार्किंग होता है वहाँ पे आपने ज़्यादा तक देखा होगा कि जो स्प्रिंकलर सिस्टम लगाए जाते हैं वो स्प्रिंकलर सिस्टम डाउनवर्ड्स होते हैं जी। और मैंने कई फायरमैन ऑफिसर से भी पूछा है कि ये नीचे क्यों लगाया जाता है तो बोलता है नीचे आने से पानी डायरेक्ट नीचे गिरेगा। लेकिन मेरा एक टेक्निकल सुझाव ये है कि जो नीचे रहता है वो उसका जो छत लेवल है छत लेवल से कम 1.5 से 2 फीट नीचे आता है जी। तो जब तक धुआं नीचे से जो गर्म कुछ जल रहा है या आग जली है तो आग लगने से वजह से जो ऊपर धुआं जल रहा है वो डायरेक्ट छत की ओर जाएगा और छत पे जमा होगा और वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी और धीरे धीरे वहाँ धुआं बढ़ता बढ़ता नीचे 1.5 फीट तक आएगा। तब वो बल्ब को स्टार्ट कर उसका जो फटना है वो रेटेड टेम्परेचर पर फटेगा जी। और ये नीचे रहने से जब तक वो ऊपर से नीचे नहीं आ जाता है धुआं भर के तब तक इतना टाइम ज़्यादा जाएगा और पानी की जो धारा बदलनी चाहिए नीचे फायर जहाँ लगी है वहाँ वो बहुत लेट होगी। उसका बेसिक थियरी है कि 3 मिनट के अंदर ये चालू हो जाना चाहिए जी। तो इसीलिए मैं हर एक फायरमैन्स को, हर एक बिल्डिंग के उपभोक्ता को या हर एक मॉल और मल्टीप्लेक्स को भी एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपके माध्यम से कि जिसके वहाँ लगा हुआ है उसको एक प्लम्बर को बुला के उसको 180 डिग्री ऊपर की साइड घुमा दे ओके। तो जिससे ये जल्दी आग बुझाने का जल्दी स्टार्ट हो जाए। बिल्कुल जी, छोटी छोटी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। विदेशों में ये इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। हमने विदेशों की बहुत सारी चीज़ें अपना ली है। ये जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक नॉलेज है, वो अगर हम अपना लें तो बड़ी दुर्घटनाओं को भी हम टाल सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। एंड नोट पर अगर कुछ कहना चाहें तो। मैं तो सबको यही बताना चाहूँगा VNM के माध्यम से कि सेफ्टी को पहले आगे लो, बाद में नहीं। क्योंकि जो सेफ्टी आएगी बार बार करेगा सेफ्टी, उसको ये अकस्मात से दूर रहने का चांस है। जी जी जी, छोटी छोटी बातें हैं, अगर ध्यान में रखें तो बड़ी दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमेशा जुड़े रहना है क्योंकि हम ऐसी ही बातें करते हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। YouTube चैनल पर VNM TV को आप देख रहे हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि VNM का
हर अपडेट, हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए क्योंकि ये जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंचना जरूरी है। आप हमें डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर रोजाना 24 घंटे लाइव देख सकते हैं। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।